हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का बेटा एक और लेक्चर में। और आज हम लोग करने वाले हैं एम्स PYQ ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर, जो कि लगता है कि हाँ डिफिकल्ट है, बट है नहीं एक्चुअल में। एटलीस्ट नीट लेवल तक तो नहीं है। दैट इज रोटेशन एंड सेंटर ऑफ मास। बेटा बहुत ही अच्छे सवाल हैं इसके अंदर, जो एम्स में आए हुए हैं। काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे वहां से, तो जरूर पूरी वीडियो को देखिएगा। एंड शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के। तो चलिए, पहला सवाल ये हमारा 2016 से। टॉपिक इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो भाई टॉपिक भी देखते चले जाना, कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, जो आते हैं। ठीक है, सो डाटा रिवाइज करने में आपको हेल्प हो कि हाँ भाई ये टॉपिक मेरे को ज्यादा अच्छे से रिवाइज करने हैं। So consider a thin uniform square sheet made of a rigid material. If its side is A, mass m and moment of inertia I, about one of its diagonal, जो एक स्क्वायर शीट है ना, एक स्क्वायर शीट है, और उसके एक डायगोनल के अलोंग आपको पूछ रहा है कि भाई कितना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो लेट्स से कि ये अपने पास डायगोनल मान लेते हैं, एंड इस एक्सिस के अबाउट आपसे पूछ रहा है कि भाई कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। बेटा याद रखना, स्क्वायर के किसी भी प्लेन में, स्क्वायर के इस पूरे प्लेन में कोई सी भी एक्सिस हो, इस प्लेन में कोई सी भी एक्सिस हो पासिंग थ्रू इस सेंटर, कोई सी भी एक्सिस हो, कोई सी भी, इवन लाइक दिस, ऐसे भी कोई एक्सिस क्यों ना हो, सबके अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है। कितना? m a स्क्वायर बाई 12, वेयर a इज द साइड ऑफ दिस स्क्वायर। ठीक है, ये पूरे प्लेन के लिए फिक्स है। इस पूरे प्लेन में कोई सी भी एक्सिस हो, जिस प्लेन में स्क्वायर है उस प्लेन में कोई भी एक्सिस हो, उसके अबाउट कितना रहता है? एम ए स्क्वायर बाई 12, यानी कि ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला सवाल हमारा है बेटा एंगुलर मोमेंटम से। तो टॉपिक इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, जिसको हिंदी में कहते हैं कोणीय संवेग। So एक स्मॉल पार्टिकल जिसका मास m है, प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस, थीटा एंगल से हमने इसको फेंका है, विद स्पीड v नॉट, with initial velocity v naught in the xy plane as shown in the figure, at a time t less than v naught sin theta by g। ये टाइम दिया हुआ है कुछ। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज, तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? भाई आंसर टी के टर्म्स में ही है, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है कि भाई लेस देन v नॉट sin थीटा बाई जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसे बताओ बच्चों टाइम कितना लगेगा इसको मैक्सिमम हाइट तक आने में, तो उसका आंसर होगा दैट इज v नॉट sin थीटा बाई जी। ठीक है, दैट इज u बाई जी। तो यानी कि अगर टाइम इससे कम है तो पार्टिकल जो है वो कहीं बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब जो है कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आपने इसको थीटा एंगल पर फेंक दिया कुछ v नॉट स्पीड से, पार्टिकल का प्रोजेक्ट पाथ ऐसा है, एंड पार्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर है, एंड जब पार्टिकल यहाँ पर है तो आपसे पूछ रहा है कि भाई इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। ठीक है, सो भाई बेसिक डेफिनेशन एकदम उस पर सवाल आएगा। ये एंगुलर मोमेंटम जो होता है दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, और पी को लिख सकते हो आप एम वी, पी को लिख सकते हो आप एम वी। तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा आर क्रॉस एम वी। तो एम बाहर कर दो तो डेट इज आर क्रॉस वी। तो नाउ आई नीड आर वेक्टर और वी वेक्टर। तो इस पॉइंट पर आर वेक्टर कैसे लिखेंगे और वी वेक्टर कैसे लिखेंगे वो समझ लेते हैं। सो लेट से कि अपने पास वी नॉट, ये थीटा इस तरीके से है, पार्टिकल कहीं यहाँ पर है। सो भाई मेरे को डिस्प्लेसमेंट ही तो लिखना है कि भाई वाई में कितना हुआ, एक्स में कितना हुआ, एंड दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो मेरे को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा सीधा सीधा। क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो भाई आर वेक्टर लिखना तो बहुत आसान है। आर वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? आप दोनों के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दो। इसमें एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप, ये लिख दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वेलोसिटी वेक्टर जो है वो हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। क्लियर? अब एस एक्स अगर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट एक्स में कितना हो जाएगा? दैट इज वी नॉट कॉस थीटा आई कैप, एंड ये तो स्पीड हो गई।
भाई इधर की तरफ इसकी स्पीड आ रही होगी वी नॉट कॉस थीटा, जो कि कभी चेंज होगी नहीं, और इनटू में टाइम, डिस्प्ले इनटू टाइम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है। ऐसे ही एस वाई जब करेंगे तो लेकिन वाई में तो एक्सेलरेशन हो रखा होगा, तो वहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा यू वाई टी माइनस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई हो जाएगा हमारे पास दैट इज वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा एस वाई। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो मिल गया। अब चाहिए वेलोसिटी वेक्टर। तो वी एक्स तो बेटा सेम रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज होती नहीं है। तो दैट इज वी नॉट कॉस थीटा आई कैप, एंड वी वाई हो जाएगा कितना, दैट इज यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब यू वाई कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट इज वी नॉट साइन थीटा, तो ये आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा माइनस जी इंटू में टी। तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आ गया, वेलोसिटी वेक्टर भी आ गया। अब बस क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्या करना है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो भाई मैं यहाँ पर आर क्रॉस वी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, आर क्रॉस वी। तो मेरे बेटा आपको ये बात पता होगी कि आई क्रॉस आई जो होता है वो जीरो होता है, जे क्रॉस जे क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। तो मैं पहले इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, फिर इसकी वैल्यू यहाँ से उठा के रख देंगे। तो जब मैं इसको लिखेंगे यहाँ पर तो आएगा अपने पास दैट इज एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप क्रॉस, यहाँ से आएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो बेटा आई क्रॉस आई जीरो हो जाएगा, यानी कि एस एक्स वी एक्स वाला टर्म नहीं आएगा। फिर आएगा आई क्रॉस जे, यानी कि आएगा अपने पास एस एक्स वी वाई आई क्रॉस जे, ये होता है के कैप, तो यहाँ पर आ जाएगा के कैप। ठीक है, के कैप प्लस, फिर हम दूसरा वाला देखेंगे तो जे क्रॉस आई, तो ये हो जाता है माइनस के, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास माइनस एस वाई वी एक्स के कैप, क्योंकि जे क्रॉस आई होता है माइनस के, एंड एस जे क्रॉस जे क्या हो जाएगा, जीरो। तो बस ये टर्म बचेगा। तो अब आपको चाहिए एस एक्स। एस एक्स कितना है अपने पास, दैट इज वी नॉट कॉस थीटा इंटू में टी। अब कोई भी साइन मत डालना, ठीक है। वी वाई जो है, वी वाई कितना है अपने पास, दैट इज वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। अब ये डायरेक्शन क्या आ रही है, के कैप, माइनस एस वाई कितना है, दैट इज वी नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और इनटू में वी एक्स। तो वी एक्स कितना है बेटा, दैट इज वी नॉट कॉस थीटा। ठीक है, एंड डायरेक्शन इज के कैप यहाँ पर। ठीक है, ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई ऐसे ओरली कर लेते हैं। वी नॉट कॉस थीटा वी नॉट साइन थीटा और इनटू में टी। तो यहाँ से अपने पास आना चाहिए वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इनटू में टी। ठीक है, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपने पास आना चाहिए दैट इज माइनस वी नॉट जी टी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस है तो नेगेटिव आएगा। वी नॉट कॉस हो जाएगा स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और इनटू में टी। ठीक है, नाउ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, वी नॉट इंटू वी नॉट हो जाएगा अपने पास, यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा वी नॉट जी कॉस थीटा टी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, एंड माइनस माइनस प्लस हो गया था। ठीक है, अब भाई यहाँ से देख सकते हो आप कि वी नॉट साइन थीटा कॉस थीटा टी, वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा टी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वी नॉट जी टी स्क्वायर कॉस थीटा और प्लस वी नॉट बाई टू जी कॉस थीटा टी स्क्वायर। तो दैट मीन्स अपने पास बचेगा यहाँ से आर क्रॉस वी, सिंपली बचेगा माइनस वी नॉट जी टी स्क्वायर कॉस थीटा बाई टू एंड डायरेक्शन इज के कैप। आर क्रॉस वी अगर आ गया तो बेटा एंगुलर मोमेंटम था हमारे पास एम आर क्रॉस वी, यानी कि ये हो जाएगा एम वी नॉट जी टी स्क्वायर बाई टू कॉस थीटा, and this is your angular momentum and direction is k cap. तो माइनस एम वी नॉट जी टी स्क्वायर बाई टू कॉस थीटा के कैप। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, नेगेटिव में बस एक ही दिख रहा है अपने पास, ये वाला हाफ में, इट इज माइनस हाफ एम जी वी नॉट टी स्क्वायर कॉस थीटा के कैप। अब देखने में लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बिल्कुल है कैलकुलेटिव, 2016 का पेपर बहुत ही अच्छा आया था बेटा।
सो थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, ठीक है। तो दिस इज द काउंट करोगे तो उसकी मार्किंग करूँ तो या बेटा डिफिकल्ट में काउंट होगा, दिस विल काउंट इन डिफिकल्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A massless rod length L is suspended by two identical strings AB and CD of equal length, ठीक है। massless rod है L लेंथ की एंड स्ट्रिंग कितनी है AB and CD of equal length, इनकी लेंथ भी सेम है, ठीक है। A block of mass M is suspended from point O such that BO is equal to x। आपको एक ब्लॉक, आपने यहाँ पे ब्लॉक सस्पेंड किया हुआ है कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। It is observed that the frequency of the first harmonic in AB is equal to the second harmonic frequency in CD. Find x। अब देखने में लगा सवाल लग रहा है कि रोटेशन का भी है और वेव्स का भी है, तो एक्चुअल में ऐसा है बेटा। इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम रोटेशन में। अगर मैं टॉपिक की बात करूं, टॉपिक के बाद तो रोटेशन के टॉपिक की बात करूं तो ये हमारा आ जाएगा इक्विलिब्रियम वाला पार्ट। दिस इज फ्रॉम इक्विलिब्रियम। प्लस वेव्स की अगर बात करोगे तो ये आ जाएगा वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग, वेव्स ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के ऊपर जो वेव होती है वो कैसे होती है, तो इन दोनों का कंबाइंड सवाल है। तो देख रहे हो बेटा कितना प्यारा सवाल है, रोटेशन और वेव्स को मिलाकर सवाल दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा कैसे होगा। अगर ये मासलेस रॉड है, ठीक है, एंड इसका कोई यानी खुद का कोई मास नहीं है, इस बीडी रॉड का कोई मास नहीं है, एंड यहाँ पर एक ब्लॉक को सस्पेंड कर देते हैं जिसका मास कितना है m, ठीक है। नाउ अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, बीडी रॉड के इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, तो बेटा इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होगा एंड नेट टॉर्क भी क्या होगा, जीरो होगा। तो पहले फोर्स की बात कर लेते हैं। तो लेट से कि भाई यहाँ पर टेंशन आ रही होगी T1 और यहाँ पर टेंशन आ रही होगी T2, ठीक है। सो दैट मीन्स वर्टिकल फोर्सेस की बात करेंगे तो T1 प्लस T2 किसके बराबर होना चाहिए, इस वेट के बराबर, तो दैट इज mg के। तो T1 प्लस T2 किसके बराबर है, mg के, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब बात करते हैं कि T1 T2 अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो भाई अगर ये इक्विलिब्रियम में है रॉड तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर देते हैं, दैट इज समेशन ऑफ टॉर्क अबाउट बी इज जीरो। तो बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क को जीरो करते हैं। तो बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो करेंगे तो भाई किस किस का टॉर्क आएगा। अब यहाँ पर लग रहा है mg और डिस्टेंस कितना है x, तो ये mg इसको ऐसे घुमा रहा होगा इस तरीके से। एंड अगर मैं T2 का टॉर्क देखूं तो T2 यहाँ पर है कितने डिस्टेंस से, L डिस्टेंस से, L डिस्टेंस से, और ये इसको ऐसे घुमा रहा होगा। क्या ये दोनों टॉर्क दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एंड अपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब इनका जो नेट रिजल्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब mg इंटू एक्स एंड इसका अपोजिट है तो दैट इज माइनस T2 इंटू एल इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आएगा mgx इज इक्वल टू T2L। तो यहाँ से T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस विल बी mgx बाई L। तो ये वैल्यू आ गई किसकी, T2 की, ठीक है ना। अब T2 की वैल्यू आ गई अपने पास, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, T1 भी निकाल सकते हैं। तो T1 कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा mg माइनस T2, यानी कि mg माइनस mgx बाई L। तो mg कॉमन कर लो तो आ जाएगा 1 माइनस x बाई L, ठीक है। ये आ गया T1 T2। तो हमें इस रस्सियों के अंदर क्या मिल गई है, टेंशन मिल गई है। अब इसने कहा कि भाई जो फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट हार्मोनिक ए बी के अंदर वो बराबर है किसके, सेकंड हार्मोनिक सी डी के अंदर। यानी कि अगर मैं फर्स्ट हार्मोनिक की बात करता हूँ F1, तो दैट विल बी इक्वल टू V बाई टू एल, एंड स्ट्रिंग के अंदर जो वेलोसिटी होती है दैट इज वो हो जाती है T बाई म्यू। एंड अगर हम ए बी की बात कर रहे हैं तो वहां पर टेंशन कितनी है, T1। सेकेंड हार्मोनिक जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 2v by 2l, and this will be equal to 1 or 2 by 2l, this will be equal to 2 by 2l under root t2 by mu by first harmonic, this is the first harmonic किसमें, ए बी में, एंड ये क्या है, सेकेंड हार्मोनिक सी डी में, सेकेंड हार्मोनिक सी डी में। और ये कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो क्या हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो आएगा 1/2l T1 बाई म्यू इज इक्वल टू 2/2l अंडर रूट T2 बाई म्यू। तो भाई 2l से 2l कैंसिल आउट हो जाएगा,
दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा अपने को T1 बाई म्यू इज इक्वल टू 4T2 बाई म्यू, एंड म्यू से म्यू भी कैंसिल आउट। T1 की वैल्यू हो जाएगी mg 1 माइनस एक्स बाई एल, एंड T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, T2 की वैल्यू हो जाएगी mg x बाई एल। तो यहाँ से mg से mg भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो 1 इज इक्वल टू एक्स बाई एल प्लस 4x बाई एल, तो यहाँ से बेटा आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 5x बाई एल। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l बाई 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, l बाई 5। दैट मीन्स l बाई 5 डिस्टेंस पर अगर आप इस ब्लॉक को सस्पेंड करोगे तो इसके अंदर जो फर्स्ट हार्मोनिक होगा और जो इसके अंदर सेकंड हार्मोनिक होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो दिस इज ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। एक बार अगर नहीं हुआ आपसे तो इस क्वेश्चन को दोबारा से पूरा फिर से सॉल्व कीजिएगा, एंड चाहो तो अब की बार इसको ब्लॉक को यहाँ पर सस्पेंड कर देना, एंड लेट से मान लेना कि डिस्टेंस, लेट से बोल देना कि ये डिस्टेंस कितना है y। अब बताना कि भाई y कितना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अ व्हील इज रोलिंग स्ट्रेट ऑन ए ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग। तो बेटा सवाल आ गया है अब रोलिंग मोशन का। दिस इज द रोलिंग मोशन। इफ द एक्सिस ऑफ द व्हील हैज अ स्पीड v, the instantaneous velocity of a point p on the rim defined by angle theta related to the ground will be। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि इस p पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी। अब ग्राउंड तो रेस्ट पर होगा, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर होगा, ठीक है। तो अगर ये हमारा पार्टिकल v स्पीड से, सेंटर इसका v स्पीड से मान लेते हैं, ठीक है, जो दिया हुआ है स्पीड कितना है v, एंड अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर v अगर ऐसे होगा तो इधर की तरफ होगा r ओमेगा, एंड v इक्वल टू किसके बराबर, r ओमेगा के, ठीक है। अब हर एक पॉइंट के पास एक v स्पीड तो होगी, सही है ना, और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ड्यू टू रोटेशन, दैट इज r ओमेगा। और r ओमेगा किसके बराबर है, v के, तो ये हो जाएगा v। तो मुझे बस इन दोनों वेलोसिटीज का क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, और रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे चाहिए होगा ये एंगल, ठीक है। सो बहुत सिंपल है बेटा कि अगर इस तरीके से देखोगे तो ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, एंड ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये वापस से क्या बन जाएगा, थीटा। तो इसका मतलब दिस एंगल इज थीटा। तो बिटवीन दो वैल्यूज हैं, दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एंगल इक्वल वेक्टर्स हैं और एंगल कितना है, थीटा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वी रिजल्टेंट, दैट विल बी इक्वल टू 2v cos थीटा बाई 2, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट हो जाएगा ये तो बेटा, डायरेक्ट रिजल्ट। दो इक्वल वेक्टर्स अगर उनके बीच में एंगल थीटा होता है तो रिजल्टेंट होता है डेट से 2a cos थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ पर a जो है वो v के बराबर था तो इसलिए 2v cos थीटा बाई 2, तो 2v cos थीटा बाई 2, क्लियर। चलिए अगला सवाल, असर्शन रीजन। A wheel moving down on a frictionless inclined plane will slip and not roll on the plane। एक व्हील है जो frictionless inclined plane के ऊपर क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है, एंड रोल नहीं कर रहा है। भाई अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन है तो इस पे रोलिंग कराने के लिए क्या चाहिए, रोलिंग कराने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर फ्रिक्शन चाहिए। जब तक फ्रिक्शन नहीं आएगा तब तक ये बॉडी के ऊपर कोई टॉर्क नहीं आएगा, टॉर्क नहीं आएगा तो बॉडी हमारी घूम नहीं पाएगी, तो यानी कि बॉडी रोल नहीं करेगी, एंड तो ये क्या करेगी, स्लिप करेगी। यानी कि इट्स अ सिंपल केस कि भाई एक ब्लॉक ऐसे नीचे स्लाइड करता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो रीजन क्या है इसका, इसका रीजन क्या है कि भाई फ्रिक्शन की वजह से क्या है, टॉर्क आता है, टॉर्क नहीं होगा तो ये बॉडी रोल नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो असर्शन हमारा क्या है, सही है कि वो स्लिप करेगी, रोल नहीं करेगी। रीजन, इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स विच प्रोवाइड द टॉर्क नेसेसरी फॉर द बॉडी टू रोल ऑन द सरफेस। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए होगा जो नेसेसरी है उसको बॉडी को क्या करने के लिए, रोल करने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो इट्स द फ्रिक्शनल फोर्स विच प्रोवाइड अ टॉर्क नेसेसरी फॉर अ बॉडी टू रोल ऑन ए सरफेस। अब लेकिन ध्यान रखना, इसने यहाँ पर मेंशन किया है सरफेस, इसने यहाँ पर आपसे इंक्लाइंड प्लेन नहीं बोला है, इसने आपसे इंक्लाइंड प्लेन नहीं बोला है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। अब सरफेस तो जरूरी थोड़ी है कि इंक्लाइंड ही हो, सरफेस तो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, एंड अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल हो गया तो बेटा एक कंडीशन होती है कि अगर किसी पर्टिकुलर हाइट h पर आपने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया F, तो यू डोंट रिक्वायर एनी फ्रिक्शनल फोर्स फॉर प्योर रोलिंग।
तो प्योर रोलिंग कराने के लिए आपको फ्रिक्शनल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, जहां पर एच हो जाता है किसके बराबर, के स्क्वायर बाई आर के। ठीक है, के स्क्वायर बाई आर के। तो बेटा अगर इस हाइट पर एक फोर्स लगाया जाए, इस हाइट पर अगर एक फोर्स लगाया जाए H इज इक्वल टू के स्क्वायर बाई आर पर, तो वी डोंट रिक्वायर्ड फ्रिक्शनल फोर्स। इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो, नो नीड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ये कह रहा है कि इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स विच प्रोवाइड्स अ टॉर्क नेसेसरी फॉर ए बॉडी टू रोल ऑन ए सरफेस। इसने इंक्लाइंड प्लेन में अगर बोला होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती, लेकिन इसने इंक्लाइंड प्लेन नहीं बोला है, इसने सरफेस बोला है। बेटा सरफेस हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ऐसा पॉसिबल है कि वहां पर फ्रिक्शन ना हो, फिर भी बॉडी क्या कर जाए, रोल कर जाए, प्योर रोल कर जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई हमारे पास फोर्स कितनी हाइट पर लगा हुआ है। क्लियर है? तो इसका मतलब असर्शन इज ट्रू स्टेटमेंट, असर्शन एकदम सही है, एंड रीजन फॉल्स है, तो यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है? सवाल किसका था बेटा, रोलिंग का था। दिस इज अगेन क्वेश्चन फ्रॉम द रोलिंग मोशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Projectile of mass m is fired with velocity u, making angle theta with the horizontal. Its angular momentum about the point of projection when it hits the ground is given by। भाई एंगुलर मोमेंटम का फिर से सवाल आ गया, फिर से एंगुलर मोमेंटम का सवाल आया है, और अब की बार आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछना चाहता है ये। ठीक है, तो देखते हैं क्या सवाल है। सवाल कह रहा है कि भाई आपने एक पार्टिकल को यहाँ से u वेलोसिटी थीटा एंगल पर फेंका, एंड जब ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा इस तरीके से, तो इस टाइम पर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंटर प्रोजेक्शन। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, एंड ये क्या है, जिस स्पीड से फेंका होता है उसी स्पीड से वापस आएगा। नाउ इसका एक कंपोनेंट होगा यहाँ पर कितना, u साइन थीटा, और एक कंपोनेंट होगा यहाँ पर u cos थीटा। ठीक है, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और u cos थीटा तो सेम लाइन में हो गए, तो इसकी वजह से तो कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं आ रहा होगा। तो एंगुलर मोमेंटम किसकी वजह से आएगा, u sin थीटा की वजह से, और ये क्या हो जाएगी बेटा, रेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेंज। एंगुलर मोमेंटम हो जाता है दैट इज एम वी आर परपेंडिकुलर, यानी कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये होगा, तो ये आ जाएगा m। v अपने पास यहाँ पर कितना है, दैट इज u sin थीटा, एंड इसका परपेंडिकुलर r जो है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल R, दैट इज 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन में g। भाई रेंज का फॉर्मूला होता है दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g, एंड sin 2 थीटा को एक्सपैंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास आ जाएगा 2mu क्यूब साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन में g। तो 2mu क्यूब साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन में g, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। The position of center of mass of a body depends upon the shape and the size of the body। क्या पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास शेप और साइज पे डिपेंड करती है? हाँ बेटा बिल्कुल करती है। अलग अलग शेप के लिए अलग अलग सेंटर ऑफ मास पोजीशन होती है, अलग अलग साइज के लिए, अलग अलग साइज के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अलग अलग हो जाती है। तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड करती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी लाइज ऑलवेज एट द सेंटर ऑफ बॉडी। क्या हमेशा सेंटर पे लाई करती है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। लेट्स से आपके पास एक एल शेप है इस तरीके से, इसका सेंटर ऑफ मास तो बाहर लाई कर रहा है, सेंटर पे लाई नहीं, बॉडी पे लाई नहीं कर रहा, तो सेंटर की तो बात छोड़ो। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट असर्शन एकदम सही है, रीजन फॉल्स है। क्लियर है भाई? किसका सवाल था, सीओएम का। किसका सवाल था, सीओएम। चलिए अगला सवाल। If polar ice melts, the days will be shorter। भाई ये सवाल है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज COAM, कॉम। कॉम, पोलर आइस मेल्ट करेगी तो डेज शॉर्टर हो जाएंगे। भाई पोलर आइस का मेल्ट होने का मतलब है कि यहाँ से पोल पे से मास क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो पहले कॉन्सेंट्रेटेड मास, भाई आइस जो है, आइस तो मतलब कॉन्सेंट्रेटेड मास है, पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा। जबकि जब पानी पिघल जाएगा तो यहाँ पे जो मास है वो क्या हो जाएगा, ऐसे कम हो जाएगा। एंड जब मास कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। तो पोलर आइस के मेल्ट होने से, पोलर आइस के मेल्ट होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिक्रीज करेगा। अब एक बात बताओ, क्या इस पोलर आइस के मेल्ट होने में कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क आ रहा है क्या?
अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ रहा है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम हो जाता है आई ओमेगा, तो आई ओमेगा कंजर्व रहेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आई ओमेगा कंजर्व रहेगा तो आई के कम होने से ओमेगा क्या करेगा, बढ़ेगा। आई के कम होने से ओमेगा क्या करेगा, बढ़ेगा। यानी कि जब पोलर आइस मेल्ट करेगी, जब आइस पिघलेगी पोल्स पे से, तो क्या होगा, मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां से डिक्रीज करेगा, क्योंकि पहले तो कॉन्सेंट्रेटेड मास था। अब जो है वो मास फैल जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा तो ओमेगा ओमेगा क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है। नाउ ओमेगा के बढ़ने से क्या होगा, टाइम पीरियड जो है दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। अगर ओमेगा बढ़ेगा तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यानी कि पहले जो 24 घंटे लग रहे थे, अब वो 24 घंटे से कम लगेंगे, क्योंकि अब धरती जो है वो तेजी से घूमेगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। अर्थ जो है इट विल रिवॉल्व विद ग्रेटर स्पीड, एंड अगर एंगुलर स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एकदम सही स्टेटमेंट है पहली वाली, असर्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रीजन क्या दिया हम लोगों ने कि भाई पोलर आइस मेल्ट करेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा, उससे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी। तो यही रीजन यहाँ पे लिखा हुआ भी है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है और यही इसका एक्सप्लेनेशन है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला सवाल, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल देन द सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। बहुत ही गलत स्टेटमेंट है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है बेटा। कैसे प्रूफ करते हैं सेंटर ऑफ मास। लेट्स से कि हमारे पास एक बॉडी है 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, एंड इधर ये चल रहा है लेट्स से 4 मीटर पर सेकंड से, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा? हाँ सर बिल्कुल कर रहा होगा, उसके पास कुछ वीसीएम होगी, है ना। अब इसके ऊपर मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा, लगा के छोड़ दिया, स्पीड लगा छोड़ दी, तो क्या इसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। सेंटर ऑफ मास का मोशन चेंज नहीं होगा। आई रिपीट, द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। यानी कि अगर पहले रेस्ट पर था तो अभी भी रेस्ट पर रहेगा, पहले अगर यूनिफॉर्म मोशन में था तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, दिस इज ट्रू। लेकिन वो मूव ही नहीं करेगा, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एसीएम जीरो होने का मतलब है कि वीसीएम इज कांस्टेंट, वीसीएम इज कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब पार्टिकल मूव तो कर ही सकता है ना। तो इसका मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास मूव कर सकता है, लेकिन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो देन द लीनियर मोमेंटम सिस्टम चेंजेस। मोमेंटम कैसे चेंज करेंगे अगर फोर्स जीरो हो गया? क्योंकि F इज इक्वल टू dp बाई dt, एंड अगर F जीरो तो इसका मतलब P इज कंजर्व, कांस्टेंट। ठीक है, तो दैट मींस दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, दिस इज आल्सो रॉन्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन असोसिएशन रीजन, rigid disk rolls without slipping on a fixed rough horizontal surface with uniform angular velocity। भाई फिर से रोलिंग आ गई। तो रोलिंग के ऊपर बहुत सवाल बन रहे हैं, ढंग से पढ़ के चले जाना, ठीक है, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। लोगों की बातें बिल्कुल मत सुनना कि सिलेबस में तो हट गया, फलाना ठिकाना, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द डिस्क इज जीरो। अब एक बात सोचो कि अगर कोई प्योर रोलिंग कर रहा है, तो प्योर रोलिंग का मतलब ये है कि भाई इस पार्टिकल की वी सीएम इधर होगा और आर ओमेगा मान लो इधर होगा, तो जिसकी वजह से वी सीएम इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसकी वी नेट जो है वो जीरो हो गई, सही बात है। इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कितना हो गया, जीरो हो गया, ये भी सही बात है। दोनों बातें अग्री कर रहा हूँ कि भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा, अगर क्योंकि अगर ये एक्सेलरेट कर गया तो स्लिप करेगा। लेकिन हर एक रोलिंग मोशन का मतलब ये भी तो है कि वो रोटेट कर रहा होगा, यानी कि सर्कुलर मोशन में होगा, और सर्कुलर मोशन में होने की वजह से उसके पास एक क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। सर्कुलर मोशन में होने की वजह से उसके पास क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। इसका जीरो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। प्योर रोलिंग में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा, बट लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो बेटा हर एक पॉइंट के पास होगा ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट इज नॉन जीरो। किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछोगे तो आंसर इज नॉन जीरो, आंसर इज नॉन जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
For a rigid rolling disk without slipping on a fixed rough horizontal surface, the velocity of the lowest point on the disk is always zero. Again, the rigid disk rolling without slipping on a fixed rough horizontal surface, द लोवेस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या हो रही है बेटा, प्योर रोलिंग कर रहा है, तो प्योर रोलिंग में नेट सरफेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, फिक्स सरफेस है, ये मत सोचना कि सर नीचे वाला चला दो, तो नहीं, फिक्स सरफेस है। तो इसका मतलब ये वीसीएम, ये आर ओमेगा, और वीसीएम माइनस आर ओमेगा कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सिंपल। तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। तो असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। For a planet orbiting around the sun, the angular speed, linear speed, and the kinetic energy changes with time, but the angular momentum remains constant. तो भाई एंगुलर स्पीड, लीनियर स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज कर रही है टाइम के साथ, बट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। देख लो भाई, ये हमारे पास ऐसा प्लैनेट का मोशन होता है इलिप्टिकल पाथ में, यहाँ सन होता है, ये प्लैनेट है। अब जब ये आगे चलेगा तो यहाँ पर जो इसके पास स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है, और यहाँ पर जो स्पीड होती है वो मिनिमम होती है। तो मतलब इसकी लीनियर स्पीड चेंज कर रही है, इसके अगर v चेंज हो रहा है तो मतलब इसका एंगुलर स्पीड भी चेंज हो रही होगी, एंड अगर एंगुलर स्पीड चेंज हो रही होगी तो उसका मतलब इसका क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे चेंज हो रही है। तो सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, सिवाय किस चीज के, एंगुलर मोमेंटम के। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट बिकॉज, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो। तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। तो असर्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नो टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द रोटेटिंग प्लैनेट, सो इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। नो टॉर्क, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, यही मैंने कहा है। तो इसका मतलब रीजन क्या है, एकदम सही है। तो इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज बोथ assertion reason are true and the reason is correct explanation of the assertion। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। वन क्वार्टर सेक्टर इज कट फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर, दिस सेक्टर हैज अ मास कैपिटल एम, इट इज मेड ऑफ made to rotate about a line perpendicular to its plane and passing through the center of the original disk, the moment of inertia about the axis of rotation। बस सवाल तो किसका आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आ गया। सवाल कह क्या रहा है देख लेते हैं। एक अपने पास ऐसे डिस्क है, एंड इस डिस्क के चार हिस्से कर लेते हैं, इस डिस्क के चार हिस्से कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्वार्टर सेक्टर कट करना है इस तरीके से। ठीक है, नाउ अगर इसको कट कर लेते हैं, इसको कट कर लेते हैं, पहले इसको फिल कर देते हैं फिर कट कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये हमने कट किया है, और एक्सिस जो है वो यहाँ से पास कर रही है इस तरीके से, एक्सिस इज पासिंग फ्रॉम दिस। तो भाई एक बात सोचो, क्या ये इक्वल सेक्टर्स हैं? हाँ सर इक्वल सेक्टर्स हैं, तो सबका मास क्या होगा, एम, सेम होगा। अब एक सेक्टर का मास कितना दिया हुआ, एम दिया हुआ, इसका मास एम है, तो इसका मास भी तो एम होगा, इसका मास भी एम होगा, इसका मास भी एम होगा। तो टोटल मास कितना हो गया, 4m। ठीक है सर, तो इसके सेंटर के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, दैट इज 4m, रेडियस इज आर स्क्वायर बाई 2। यही होता है डिस्क का, एक कंप्लीट डिस्क का, दिस इज द कंप्लीट डिस्क, कितना हो जाएगा, 2mr²। ठीक है, नाउ हमें किसका निकालना, एक सेक्टर का निकालना था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच सेक्टर, तो हर एक सेक्टर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, दैट इज आई कंप्लीट डिस्क का बाई 4। तो ये हो जाएगा 2mr² बाई 4, यानी कि mr² बाई 2। दैट इज ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है? तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है, क्लियर है? नेक्स्ट, अ पार्टिकल इज कन्फाइंड टू रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ डिक्रीजिंग लीनियर स्पीड। कन्फाइंड है पार्टिकल, कन्फाइंड मतलब होता है कि बाउंडेड है, कि वो सर्कुलर पाथ में ही घूमेगा विद डिक्रीजिंग लीनियर स्पीड, और स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो बहुत सिंपल है बेटा, कि अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, एंड इसकी जो स्पीड है वो मान लेते हैं v है, और डिक्रीजिंग स्पीड है, तो डिक्रीजिंग स्पीड का मतलब है कि भाई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यहाँ होगा। ठीक है, एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा होगा पीछे नीचे की तरफ।
तो इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा क्या वो कहीं यहाँ पर होगा, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन। तो इसका ऑप्शन चेक करोगे तो लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर, तो क्या इसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है? नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। इट स्पाइरल्स टुवर्ड द सेंटर, ये स्पाइरल करेगा टुवर्ड द सेंटर, ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इट इज कन्फाइंड टू रोटेट इन सर्कुलर पाथ। हमने तो उसको फिक्स कर दिया कि तो भाई इसी पाथ में ही घूम सकता है बस, तो स्पाइरल भी नहीं हो पाएगा, गलत हो गया। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड अबाउट द सेंटर, सेंटर के बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ओनली डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल इज कंजर्व। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि भाई एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन तो आप निकाल सकते हो कि मान लो कि भाई v इधर है, r इधर है, तो r क्रॉस v करके आप इसकी डायरेक्शन बता पाओगे। तो अगर ट्राई करोगे तो बता सकते हो कि लेट से कि ये r हो गया, ये v हो गया, तो r क्रॉस v करोगे तो बेटा ऊपर आ रहा है ना, ऊपर आ रहा है, ठीक है। r क्रॉस v कैसा आ रहा है? अपर आ रहा है। तो आप किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, किसी भी पॉइंट पे चेक कर लो, ये r है, ये v है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कैसा आएगा? ऊपर आएगा। तो किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इज कंजर्व, डायरेक्शन इज कांस्टेंट, डायरेक्शन इज कांस्टेंट, बट क्या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा? नहीं, क्योंकि एल का मैग्नीट्यूड कितना होगा? एम वी आर, और वी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, एंड वी डिक्रीज कर रहा है, तो एल भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इज कंजर्व बट मैग्नीट्यूड इज वेरिएबल, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ओनली डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल इज कंजर्व। क्लियर? अगेन सवाल किसका है ये? मतलब बहुत सारे टॉपिक, मिक्स टॉपिक है इसके अंदर, तो फिर भी मैं इसको लिख देता हूँ, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, एंड इट्स कंजर्वेशन, एंड साथ में ये किसका पार्ट है बेटा? सर्कुलर मोशन का पार्ट भी है। तो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, मिक्स टॉपिक सवाल है, ठीक है। अगला सवाल, a flywheel rotates about an axis due to friction at the axis, it experiences an angular retardation proportional to its angular velocity. If its angular velocity falls to half while it makes n rotation, how many more rotation will it make before coming to rest? तो एक फ्लाई व्हील है, रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो सवाल सिंपल सा हो गया कि भाई ये जो फ्लाई व्हील है, ये सवाल किसका हो गया? दिस इज डायनामिक्स ऑफ रोटेशन, दिस इज डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है। दिस इज डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। नाउ बहुत सिंपल सवाल है, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर बोल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर रिटार्डेशन जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है? एंगुलर वेलोसिटी के। तो अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा। वाई माइनस? क्योंकि रिटार्डेशन है, क्योंकि क्या है? रिटार्डेशन है। तो सिंपल यहाँ पे क्या लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल टू माइनस के ओमेगा। क्या लिखेंगे? अल्फा इज इक्वल टू माइनस के ओमेगा। अब हमें बात करनी है रोटेशन की, तो अल्फा को बदल देते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा? ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस के ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के डी थीटा, ठीक है। क्लियर है? नाउ अब अपने को क्या करना है कि भाई वेलोसिटी की बात करनी है टू हाफ व्हाइल इट मेक्स एन रोटेशन। तो ओमेगा से ओमेगा बाई टू हो रहा है इन एन रोटेशन। भाई हमें थीटा चाहिए, तो रोटेशन कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो थीटा कितना हो जाएगा? दैट इज 2 पाई एन, ठीक है। कितना हो जाएगा? 2 पाई एन। तो इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ से बोलेंगे कि डी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के डी थीटा। तो इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी? ओमेगा से ओमेगा बाई टू तक। तो यहाँ से आएगा अपने पास ओमेगा टू बाई टू माइनस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के डी थीटा का डी थीटा हो जाएगा, दैट इज कितना? 2 पाई एन। क्लियर है? तो यहाँ से आएगा माइनस ओमेगा बाई टू इज इक्वल टू माइनस के 2 पाई एन। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ओमेगा कितना आ जाएगा? दैट इज 4 पाई एन इंटू में के। ये आ जाएगा अपने पास ओमेगा, ठीक है। इनिशियल ओमेगा आ गया। अभी क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी मोर रोटेशन विल इट मेक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो रेस्ट पे आने से पहले के लिए कितना कितना रोटेशन और करेगा? तो यानी कि अब की बार हमें बात करनी है ओमेगा बाई टू से जीरो तक। तो अपने पास था डी ओमेगा इज इक्वल टू माइनस के डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक? ओमेगा बाई टू से जीरो तक। तो ये आ जाएगा जीरो माइनस ओमेगा बाई टू इज इक्वल टू माइनस के थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कितना? माइनस ओमेगा की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी है? 4 पाई एन के।
तो दैट इज 4 पाई एन के बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के थीटा। तो यहाँ से भाई माइनस से माइनस कैंसिल, के से के कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, तो आ जाएगा 2। सो 2 पाई एन इज इक्वल टू थीटा। क्लियर है? तो दैट मीन्स अगेन कितने रोटेशन करेगा बेटा ये फिर से करेगा, तो नंबर ऑफ रोटेशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रोटेशन कितने हो जाएंगे, दैट इज थीटा बाई 2 पाई, यानी कितना आ जाएगा n। दैट मीन्स ओमेगा से ओमेगा बाई 2 आने में भी n रोटेशन, और ओमेगा बाई 2 से 0 आने में भी n रोटेशन, तो यानी कि ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बच्चों, सो बच्चों इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं समाप्त। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। सो बेटा थैंक यू सो मच, एंड पढ़ते रहिए, बहुत ही क्रूशल टाइम चल रहा है इस टाइम। जो भी पढ़ोगे एकदम सॉलिड पढ़ो, एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। कुछ भी नई चीज ना करें, सिर्फ पेपर दें नए के नाम पर, और बाकी नया कुछ नहीं करना है। पुराने नोट्स को बहुत पक्के कर लीजिए, ठीक है? सो ठीक है बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।